हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लुक सोसाइटी की स्थापना की थी, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बीकाजी रुस्तम कामा से। उससे पहले मैं बता दूं कि जब से हम आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, व्यू थोड़ा कम हो गया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिलवाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए फ्री मटेरियल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकाजी रुस्तम कामा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए ध्यान से देखिए। बीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि बीकाजी रुस्तम कामा जो थी वो कहाँ की नागरिक थी। तो आपका आंसर होगा कि फ्रांसीसी नागरिक थी। बीकाजी रुस्तम कामा कहाँ की नागरिक थी? तो फ्रांसीसी नागरिक थी, भारतीय मूल की थी। वो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, देखिए ध्यान रखिएगा कौन सा शहर में, स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। वो कहां पर तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं? तो स्टुटगार्ट शहर में कब फहरा, कई बार क्वेश्चन बनता है कि बीकाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट शहर में तिरंगा झंडा कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया था। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट शहर में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो बीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था, जो फ्रांसीसी नागरिक थी। बीकाजी रुस्तम कामा जो फ्रांसीसी नागरिक थी, 22 अगस्त 1907 में तिरंगा झंडा कहां पर फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। या तो जर्मनी दे देगा या तो दे देगा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, तो आपको लगाना है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था। कांग्रेस का क्या था? 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में फहराया था। इनके माता पिता पारसी थे। इनके माता पिता कैसे थे? रुस्तम कामा के पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। रुस्तम कामा जी जो है वो किनके निजी सचिव के रूप में काम किया था? तो दादा भाई नौरोजी के भी निजी सचिव के रूप में क्या किया था? काम किया था, याद रखिएगा। आगे है 1 जुलाई 1907, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की हत्या कहां पर कर दी थी गोली मारकर? तो लंदन में कर दी थी। याद दिया हुआ नहीं है लेकिन याद रखिएगा कहां पे की थी? लंदन में कर दी थी। कब की थी? 1 जुलाई 1909 को। विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदनलाल ढींगरा। यहाँ मदनलाल ढींगरा ने की थी, याद रखिएगा कि मदनलाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? विलियम कर्जन वायली। काहे कि इस तरह मार दिया, गोली फेंक दिया, बम। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल बीपीएससी में काफी पूछा जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मदनलाल ढींगरा ने किसको मारा था? कर्जन वायली को मारा था। तो कहां पे मारा था? तो लंदन में मारा था। कब मारा था? तो 1 जुलाई 1909 को मारा था। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया। चूंकि ये मदनलाल ढींगरा वाला कब कर्जन वायली को किसको मारा था? कर्जन वायली को। ये पीआरटी टीआरई 3 का क्वेश्चन है, तो इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन बता दे कि मदनलाल ढींगरा को फांसी कब हुई। तो आप याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को क्या हो गई? फांसी हो गई। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हे ने जैक्सन को गोली मार दी। जैक्सन को गोली किसने मारा? अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। ये हम पहले ही बता दिए थे कि 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। आयोजन इंग्लैंड के सरदार जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत के लिए इस दरबार में निम्न घोषणा हुई। देखिए जॉर्ज पंचम जो आया और मैरी जो आई, ये दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग के समय हुआ। पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं, कब हुआ? तो 1911 में हुआ। और इस जो क्या बताएं दरबार का आयोजन हुआ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हुआ। क्या सब घोषणा हुआ? देखिए पहला घोषणा क्या था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में की। आपको बताया, पूछेगा क्वेश्चन कि कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जब हुआ था 1911 में, उसी दिल्ली दरबार के आयोजन में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो वायसराय कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। आप ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ तो उसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली दरबार में चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे? तो जॉर्ज पंचम एवं मैरी थे। दूसरा क्या हुआ? बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बना दिया गया। बंगाली भाषा का क्षेत्र जो था ना, उसको मिला के एक अलग ही प्रांत बना दिया गया।
बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बन गया, बंगाल से अलग होकर बिहार क्या हो गया, एक अलग राज्य बन गया जिसमें कौन शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। आगे है कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना, ये घोषणा 1911 में होता है। याद रखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घोषणा कि राजधानी को अब कलकत्ता से उठा के दिल्ली ले जाएंगे, ये 1911 में हुआ, लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दोनों में अंतर है। घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि बना कब, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बना कब, तो बना 1912 में और घोषणा होती है 1911 में। 23 दिसंबर 1912 को राज बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। राज बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका, लॉर्ड हार्डिंग वही जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, इस पे कौन बम फेंका, तो राज बिहारी बोस ने फेंका। कब फेंका, तो 23 दिसंबर 1912 को फेंका। इसमें 13 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमत सहाय, बलराज। ये सब क्या था, इसमें मुख्य था जो हार्डिंग पर बम फेंका 1912 में, 23 दिसंबर 1912 में। ये बोले ना आपको बम फेंकने वाला एकदम घोट के रखिए आप, बम फेंकने वाला सवाल बहुत पूछ रहा है आजकल, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। और मास्टर अमीचंद कुमार विश्वास इसमें फांसी किसको हुआ, देखिए दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। दीनानाथ क्या हुआ, दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया। मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी की सजा हो गई। किस जुर्म में, ये बम फेंक, सिर्फ बम फेंकने के जुर्म में। अंग्रेज, आप इससे अनुमान लगाइए कि अंग्रेज कितना क्रूर था कि सिर्फ बम फेंकने के जुर्म में फांसी दे दिया जाए। देखिए आगे क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीआरई 1 का क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में कब हुई, तो 1913 में हुई। ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पे होती है, अमेरिका में होती है, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। फिर पार्टिकुलर अगर आपको पूछ दे कहां पे होती है, तो सैन फ्रांसिस्को में होती है। और इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना इसके प्रमुख अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। इसका प्रथम अध्यक्ष, ये स्थापना तो 1913 में हुआ, 1 नवंबर 1913 में। कहां पे हुआ था, अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन गदर पार्टी की स्थापना की सोहन सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। सोहन सिंह भाकना इसके प्रमुख अध्यक्ष। इसका प्रमुख अध्यक्ष अगर आपसे पूछ देगा तो आपको बताना है कि सोहन सिंह भाकना है। लाला हरदयाल इनके प्रथम मंत्री थे। इसके प्रथम मंत्री कौन थे, लाला हरदयाल। और कोषाध्यक्ष अगर बात करें तो काशीराम थे। कौन कोषाध्यक्ष, कौन काशीराम, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन बनेगा कि पहला गदर अखबार, गदर नामक जो अखबार था, इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ, तो 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे मराठी में था केसरी, केसरी किस लैंग्वेज में था, मराठी में था, तो वहीं गदर किस लैंग्वेज में था, तो उर्दू में था, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगा। 9 दिसंबर 1913 से 9 पूछेगा क्वेश्चन कि गदर अखबार जो है वो गुरुमुखी में कब से छपने लगा, तो 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अखबार था जिसके पहले पन्ने पर ही लिखा रहता था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, तो आप आंसर लगाइएगा गदर। वो गदर ही अखबार था जिसके पहले पेज पर क्या लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिया था। ठीक है, गोमागातामारू जापानी जहाज था। गोमागातामारू क्या था, अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि गोमागातामारू क्या था, तो एक जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त ने सन 1914 ईस्वी में किराए पे लिया था। वह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए। आपको पूछा जाएगा कि किस बंदरगाह पर गुरुदत्त जो जहाज लेकर आ रहे थे उसमें झड़प हो गई, तो आपको तलाशी हुई और उसमें संघर्ष हुआ या झड़प हो गई, तो कौन सा बंदरगाह था, बजबज नामक बंदरगाह था।
ठीक है, याद रखिएगा। 1915 आप इंपॉर्टेंट देखिए, यहां से शुरू हो जाता है। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से अंग्रेज सरकार ने कब सम्मानित किया? तो 1915 में सम्मानित किया। केसरे हिंद की उपाधि से 1915 में अंग्रेज ने किसे सम्मानित किया? तो गांधी जी को सम्मानित किया। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? तो 1915 में दी गई। ये 3 तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ये भी याद रखिए, कई डायरेक्ट कई बार पूछ देता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ बताइए। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। 1907 में क्या हुआ? दोनों में विखंडन हो गया। और 1916 में क्या हुआ? दोनों में एकता हो गया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। इसी लीग में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग भी आपस में मिलकर क्या किया? एक संयुक्त समिति की स्थापना कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। स्वशासन प्राप्ति के लिए होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की? तो 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की? तो होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की। किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुग्लैंड को लीग का सचिव बनाया गया। दूसरा है कि अब मद्रास में किसने होम रूल लीग की स्थापना किया? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन बनेगा कि एनी बेसेंट ने मद्रास की मतलब होम रूल लीग की स्थापना कहां की? तो मद्रास में की। कब की? 1916 में की। दोनों 1916 में ही किया, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक कहां पे किया था? बाल गंगाधर जी पुणे में किए थे, वहीं एनी बेसेंट कहां किए थे? मद्रास में किए थे। और एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना किया तो उसका सचिव किसको बनाया? जॉर्ज अरुनलेड, ठीक है, जॉर्ज अरुनलेड को उसका क्या बनाया? सचिव बनाया। कौन? जो एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से किसने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई में वन ऑफ द अबव आंसर रहता है, तो वहां आप जल्दीबाजी में बाल गंगाधर तिलक में मार दीजिएगा। अगर 16 में ही पूछेगा, सिर्फ इसपी दिया हुआ रहेगा, जगह नहीं दिया रहेगा, तो आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मारना है, कि दोनों ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, एक ने पुणे में किया था, वो थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। और एक ने मद्रास में किया था, वो कौन थे? एनी बेसेंट। आगे है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन बनेगा कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। अगला होगा कि किसे भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा जाता है? तो जिस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा कि महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती कराने के लिए कह रहे थे, प्रोत्साहित जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे कि जाओ लड़ो, ये करो, इसीलिए उसको क्या कहने लगा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में की। गांधी जी ने कब की? 1916 में की। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिली? तो 1915 में मिली। याद रखिएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पे की? तो अहमदाबाद में की। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि साबरमती आश्रम मिलान करने, तो अहमदाबाद। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी। कब? तो 1916 में। ये 3 बिंदु आप इसे याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, पहले तो आप इसका नाम याद रखिए, क्या है? किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के किस नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया। राजकुमार शुक्ल ने किसे चंपारण आने के लिए
बिहार के एक किसान नेता, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने किसे चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? तो महात्मा गांधी ने प्रेरित किया। बिहार के एक किसान नेता कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ल वो नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, ध्यान रखिएगा। आगे है, चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हो गया? तो 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एनम जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम पर 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण में अकेला मर था। कई बार क्वेश्चन बना है कि किसने कहा था कि चंपारण में वह एक अकेला मर था तथा उसके श्राद्ध में 300 रुपये भी भेजे? तो आपका आंसर होगा अंग्रेज अधिकारी एनम। दूसरा होगा कि अंग्रेज अधिकारी एनम ने किसके बारे में कहा था कि चंपारण में वो अकेला मर्द है? तो आपका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल के बारे में। देखिए आगे कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने ध्यान से देखिए क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पे किया? कहां पे किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। कहां पे किया गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम? दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। दो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। देखिए बीपीएससी बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको इतना चीख के समझा रहे हैं कि गांधी जी अगर सिर्फ पूछेगा सत्याग्रह का प्रयोग, पहला सत्याग्रह गांधी जी का प्रयोग कहां हुआ था सर्वप्रथम, तो वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार में गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो कब किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। और कहां पे किए थे? बिहार के चंपारण में किए थे, ठीक है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। क्वेश्चन बनेगा किस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा? तो चंपारण विद्रोह के कारण, ठीक है। 3 कठिया प्रथा यह था कि 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के कारण चंपारण विद्रोह भी हुआ था, आपको पता होगा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। बेसेंट ने जो होम रूल लीग बनाई थी, कब बनाई थी? 16 में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी। उसको समाप्त तो कब कर दी? 20 अगस्त 1917 को। क्वेश्चन बनेगा 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने क्या किया? तो 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन बनेगा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा आपका कि 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। आगे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है टीआरई 4 के टीआरई 3 के टीजीटी में, कॉमन पेपर में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कब की? तो 1918 में की। महात्मा गांधी ने 1918 में महात्मा गांधी जी ने उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। उस समय का ये क्या था? सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन बनेगा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। देखिए यही सब वो क्वेश्चन है जो बीच बीच में कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, जबकि ये टफ नहीं है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से आंसर करके आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सीरीज को आपको फॉलो करना है और कम से कम 30 के आसपास नंबर लेके आना है। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। कहता है कि ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो गांधी जी दिए, उसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति जो होते हैं ना, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ये किसका सिद्धांत था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। आगे है देखिए ये इंपॉर्टेंट वाला, 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की? तो एन.एम. जोशी ने की। एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की? तो 31 अक्टूबर 1920 को की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष, कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ ये, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। याद रखिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे
महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में सर्वप्रथम की थी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? क्वेश्चन बनेगा। तो 1918 में किया था। कहाँ पे किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। गांधी जी ने 1918 में भूख हड़ताल किया था। 1917 में पहली बार क्या किया था? सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देंगे आंदोलन चलाया। क्वेश्चन बनेगा कि कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? ये सब आंदोलन उतना फेमस नहीं है, इसमें विद्यार्थी फंस सकता है, इसलिए कहते हैं ध्यान से देखिए। कर नहीं देंगे आंदोलन किसने चलाया? तो महात्मा गांधी ने चलाया। कर नहीं देंगे आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात के खेड़ा जिले से संबंधित है। कर नहीं देंगे आंदोलन कब चलाया गया? तो 1918 में चलाया गया। कर नहीं आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। आप ध्यान रखिएगा। आगे है 19 मार्च 1919। ये डेट को आप दिमाग में छाप लीजिए, कई बार से क्वेश्चन बना हुआ है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1921 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, जिसमें भी सस्पिशन होगा, शक होगा, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई वकील किया जा सकेगा। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एक्ट लागू हुआ जिसे ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील कहते हैं? तो ये कौन सा एक्ट होगा? रॉलेट एक्ट 1919। आपको पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 1919। याद रखिएगा, सारा चीज 19 ही है, 19 मार्च भी है, 1919 भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये बताना है कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या किया? देशव्यापी हड़ताल शुरू करवा दिया। ठीक है, अब ये वाला डेट और भी इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। डेट के साथ आप याद रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इससे 2 क्वेश्चन बनता है। पहला तो वो भीड़ जो उस जमा पे अमृतसर में जलियांवाला बाग में वो जो भीड़ जमा था, वो क्यों जमा था? तो वो भीड़ जमा था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में। याद रखिएगा कि एक बार हम क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस ईयर में कहीं पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भीड़ जमा थी वो किसका विरोध कर रही थी? तो विरोध कर रही थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी का, जिसपे कि जनरल REH डायर ने क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चला दी। जब वो लोग इसका विरोध कर रहे थे गिरफ्तारी का, तो REH डायर ने क्या किया कि अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें 380 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए, जबकि रियल डाटा में बहुत ज्यादा लोग मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर होगा सर माइकल ओ डायर। आपका क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार में किसने गोली चलाई? उसमें जनरल कौन थे? REH डायर। जनरल कौन थे? REH डायर थे जिसने गोली चलाया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर। दोनों में डायर है, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर है, जबकि जनरल गवर्नर जो उसमें गोली चलाया था वो कौन है? REH डायर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भारतीयों के साथ गद्दारी की थी और अंग्रेजों से जा मिले थे? तो हंसराज नामक वो व्यक्ति था जो भारतीयों के अलावा भारतीयों से गद्दारी करके अंग्रेजों का क्या क्या दिया? वफादारी कर दिया। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता इस्तीफा दे दिया। शंकरन क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर, निराश होकर विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने सदस्यता से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि क्या की? लौटा दी। जो केसरी हिंद उसको कब मिला था? 1915 में मिला था।
लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी काफी आहत हुए और उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर की उपाधि किसने लौटा दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार होने के पश्चात महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ये तीनों आप कॉपी में लिख लीजिए और 5 बार 6 बार अपने मन में बोलिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए क्या करेगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। हंटर आयोग इसी को बोलते हैं, हंटर कमीशन। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया। उस कमेटी में क्या था? 5 अंग्रेज था और 3 भारतीय था। भारतीयों का नाम आप देख लीजिएगा। सदस्य थे जैसे जगत नारायण हो गया, ये सुल्तान साहबजादा सुल्तान अहमद हो गया, चिमन लाल सीतलवाड़ हो गया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच हो सके, अच्छा से पता लग सके, इसके लिए किसके अध्यक्षता में एक नेतृत्व घोषित किया, एक मतलब ये आयोग बनाया, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या किया। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई जो 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे है जलियांवाला बाग का भी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। जलियांवाला बाग किसका संपत्ति था? तो जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ये क्वेश्चन बनता है कि जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके कारण था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। टर्की का जो खलीफा था ना, उसके समर्थन में यह आंदोलन था, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, एक्चुअली इंग्लैंड जो है टर्की के खलीफा के बारे में कुछ बोल देते, शायद उसका पद कुछ कम कर दिए थे, तो उसी के विरोध में क्या हुआ, भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया जिसको खिलाफत आंदोलन दिया गया। और किसके सपोर्ट में था? टर्की के खलीफा के सपोर्ट में था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। क्वेश्चन आता है कई बार कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमान ने की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 23 अप्रैल 1919 को हिंदू और मुसलमान का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होता है और जिसका अध्यक्षता कौन करता है? जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा कि किसके, आगे पहले पूरा पढ़ाते हैं तब समझाएंगे आपको। खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसके खिलाफ किया था, किससे आहत होकर किया था? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में, इसको जवाब देने के लिए अंग्रेज जो हमारे साथ क्या किया, तो रॉलेट एक्ट लाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। इसको उत्तर देने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को क्या किया? असहयोग आंदोलन। डेट भी आपको याद रखना है कि 1 अगस्त 1920 को क्या प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने शुरुआत किया था असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर दिया था। अगर पूछेगा कि किसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन महात्मा गांधी जी को शुरुआत करना पड़ा, तो उसका आंसर होगा, पहला आंसर होगा आपका रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग और तीसरा खिलाफत आंदोलन होगा, ध्यान में रखिएगा। और इसका पुष्टि कब किया? तो इसका पुष्टि जो है 1920 के कांग्रेस ने इसका पुष्टि 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया। आगे देखिए, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसको गिरफ्तार किया गया? तो सर्वप्रथम मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे अथवा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन से कौन सहमत नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल
कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे, उसको ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या कर दिया, कांग्रेस छोड़ दिया। आपको क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन से आहत होकर या असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं होने के कारण किसने कांग्रेस छोड़ दी, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ दी, एनी बेसेंट ने छोड़ दी और बिपिन चंद्र पाल ने छोड़ दी। 5 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को कहां पर हुआ, तो गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड, आप याद रखिएगा। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया, तो आप लिखिएगा चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने स्थगित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया। देखिए आगे है कि 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई दी। ये जो असहयोग आंदोलन के कारण था ना, गांधी जी को क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का क्या हुआ, कड़ी कारावास सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण हो गया, गांधी जी कुछ को स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो जिसके कारण क्या हुआ, 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। 6 वर्ष होना था लेकिन उससे पहले इनको रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। देखिए क्वेश्चन है कि 1922 में, प्रश्न है कि 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन है, मोतीलाल तेजावत। ये सब इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन है, तो मोतीलाल तेजावत, ये सब याद रखिएगा। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। पहले भी हम बता चुके हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। काफी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। और ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तीनों में आया था और टीआर 4 में भी नो डाउट आएगा। तो आप अच्छे से देखिए कि गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितना अजीब बात है कि जिन्होंने इतना कुछ किया देश के लिए, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही बार चुना गया, वो भी कब, 1924 में। और कहां पे, बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी एक बार ही सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और जो कि 1924 में हुआ। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने की, तो सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की, तो 1924। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में किसकी स्थापना की, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है, 2-3 बार आप ध्यान से अच्छे उसको पढ़िएगा। भगत सिंह ने कब किया था, 1928 में। सचिंद्रनाथ सान्याल ने कब किया था, 1924 में। भगत सिंह जो 1928 में दिल्ली में स्थापना किया था उसका, फिरोज शाह कोटला में, उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। आपको पूछा जाएगा कि काकोरी कांड किसे कहा गया, कब हुआ, काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। याद रखिएगा कि काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। सरकारी खजाना लूटने के विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। क्वेश्चन बनता है कि सरकारी खजाना लूटने का जो ये विचार है वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो सबसे पहले दिमाग राम प्रसाद बिस्मिल का आया था। याद रखिएगा किसके दिमाग में आया था, राम प्रसाद बिस्मिल के। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खान को दिसंबर 1917 में फांसी दे दी गई। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काकोरी कांड जो हुआ था इसके बाद किन लोगों को फांसी दे दी गई, तो आप याद रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को,
राजेंद्र लाहौरी को, रोशन सिंह को एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई। क्वेश्चन बना था एक बार, टियर 1 में था शायद, कि अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब दी गई? तो 1927 में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। एवं सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। यही काकोरी कांड के कारण सचिंद्रनाथ सान्याल को क्या हुआ? आजीवन कारावास की सजा हो गई। ममननाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए कि मैं राज की पतन की इच्छा रखता हूं, फांसी पर लटक गए। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसने ये कहा था कि मैं राज के पतन की इच्छा रखता हूं? तो आपका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहते हुए फांसी पर लटक गए थे कि मैं क्या है, राज के पतन की इच्छा रखता हूं। तो हम लोग भी आज की क्लास को यही खत्म करने की इच्छा रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।